हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कंपटीशन एग्जाम की सीरीज़ को, जिसमें कि हमने मेजर पेपर का सिलेबस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर एसईसी पेपर, ये सब का वीडियोस आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और करंटली वी आर डूइंग विद पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके बहुत सारे जो लेक्चर्स है ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक है, पोस्ट बिहेवियर व्यू ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जैसा आप कह सके टॉपिक। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट बिहेवियरल थ्योरी को अगर आपको समझना है ना, तो आपको पहले तो मैं इट्स माई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि आप पिछले वीडियो को जिसमें मैंने बिहेवियरल अप्रोच को समझाया है उसको आप समझिएगा ना, तो आपको पोस्ट बिहेवियरल ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो देखिए, पोस्ट बिहेवियर आता कब है? लेट 1960s और अर्ली 1970s में आता है। ये क्यों आया था मैंने बताया ना, इससे पहले मैंने आपको बिहेवियर अप्रोच समझाया पिछले वीडियो में। तो वैसे ही अगर उसकी कुछ कुछ लिमिटेशंस थे बिहेवियर अप्रोच का, तो उसी के रिएक्शन के अगेंस्ट में, क्योंकि आपका जो बिहेवियर अप्रोच था, थोड़ा मैं बता देती हूँ कि काफ़ी वो साइंटिफिज्म में था, काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट था, एकदम वैल्यू न्यूट्रलिटी में था। तो इसके खिलाफ एक नई थ्योरी आती है, एक नया अप्रोच आता है व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, दैट वाज पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। देखिए, जहां बिहेवियरलिज्म क्या पे एम्फेसाइज करता था? एम्पेरिकल, क्वांटिटेटिव, साइंटिफिक मेथड्स पे, है ना। इसको था कि बस पॉलिटिकल साइंस को बना दो वैल्यू फ्री। तो वही हमारे पोस्ट बिहेवियरलिज्म में आर्ग्यू किया गया कि नहीं, ऐसा जो पॉलिटिकल साइंस में जो आप जो करें ना अप्रोच, ये इररिलेवेंट है भाई। अभी जो रियल सोशल एंड जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उसकी ना स्टडी होनी चाहिए, जैसे कि अभी पॉवर्टी है, वॉर, इनइक्वालिटी, रेसिज्म, या फिर जो इनजस्टिस होता है उसके बारे में पढ़ाई होनी चाहिए। तो जैसे अभी सिंपल बताती हूँ। देखिए, पहले था ट्रेडिशनल में था कि बस नॉर्म्स ये सब की पढ़ाई होती थी। फिर बिहेवियरलिज्म आया तो उसमें कुछ ज़्यादा साइंटिफिक हो गया। तो जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया ना, तो इसने चीज़ों को ना रियल करंट सिचुएशन से कनेक्ट किया, और ये जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों को इसने मिला करके प्रेजेंट किया कि हाँ ठीक है भैया, चलो थोड़ा साइंटिफिक होना चाहिए, बट साथ में कुछ वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स को भी ऐड ऑन करना होगा हमें। तो यूँ हम कह सकते हैं कि जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया, तो ये बोल सकते हैं कंबाइंड साइंटिफिक मेथड था, जिसका कि हमारी सोसाइटी पे भी रिलेवेंस रहेगा। ओके, यहाँ पे इन्होंने इस पे किया। देखिए, बिहेवियरलिज्म क्या था कि साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, बस उसमें साइंस की, फैक्ट्स की, डेटास की बात होती थी। अब वही पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है वो रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिक्स टू सोसाइटी, समय के साथ, आज के टाइम से कनेक्ट करके इसको किया है। ओके, सो पोस्ट बिहेवियरलिज्म का इंट्रोडक्शन पार्ट होप सो कि आपको समझ में आ गया हो। एंड इट्स माय रिक्वेस्ट वंस अगेन, थोड़ा सा कॉपी और पेन आप लोग लेके बैठ जाइए, ताकि आपके नोट्स भी बन जाए, रिवीजन भी हो जाए, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आए। और मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताती हूँ अपार्ट फ्रॉम द नोट्स, तो आप उसको एज स्टिकी नोट्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आइए हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो पहला पॉइंट है इसमें कि बिहेवियरलिस्ट डोमिनेंस। 1940 से लेकर 1960s के बीच में ये जो हमारे बिहेवियरलिस्ट है ना, बिहेवियर अप्रोच, उसका काफ़ी डोमिनेंस रहा। यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो इम्पेरियलिज्म, क्वांटिफिकेशन, सर्वे रिसर्च के बेसिस पे चल रही थी। फिर क्या हुआ? अब धीरे धीरे जैसे चल रही थी ये, तो 1960s में इसके खिलाफ काफ़ी सारे इसके क्रिटिसिज्म्स होने लगे। जैसे कि कहा जाने लगे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा कि हट, ये तो कैसा है भैया, जो बर्निंग सोशल इश्यूज है उसको तो ये इग्नोर कर रही है पॉलिटिकल साइंस। सिविल राइट्स, या फिर जो वियतनाम में वॉर चल रहा है, जो इतनी सारी कोल्ड वॉर्स चल रही है, इनक्वालिटी चल रही है, उसको तो इग्नोर कर रहा है। तो ये कैसा पॉलिटिकल साइंस है? आप तो सिर्फ एक्सेसिव फोकस करो फैक्ट्स पे, स्टेटिक्स पे, मॉडल्स पे। ओके, तो ये तो समझ जाइए कि जो हमारा डिसिप्लिन है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको एक्चुअल रियलिटी से तो आप डिटैच कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से क्रिटिसिज्म हुआ इसका। फिर डेविड ईस्टर्न्स प्रेसिडेंशियल एड्रेस 1969 में क्या हुआ कि देखिए, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, APSA, ठीक है, वहाँ पे ईस्टर्न ने ना एक बहुत ही बड़ा पोस्ट बिहेवियर रेवोल्यूशन लाया। ओके, और उन्होंने कहा कि देखो, अभी जो हमारे जो टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, कि देखिए, अभी हम पहले हम क्या करते थे कि अपने नॉलेज पे काम करते थे, लेकिन अभी हमें अपने टेक्निक्स पे काम करना है। ओके, अभी हमें स्टेबिलिटी में थोड़ी चेंज लानी है, क्योंकि अभी इसको रियलिटी से हमें कंपेयर करना है। तो इस प्रकार से डेविड ईस्टर्न ने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में कॉल्ड फॉर अ पोस्ट बिहेवियरलिज्म रेवोल्यूशन। अगला शिफ्ट इन फोकस। शिफ्ट इन फोकस में क्या है कि पहले पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने कोशिश किया कि जो भी हमारे एम्पिरिकल रिसर्च है, यानी कि जो साइंटिफिक है, और जो पहले वाले नॉर्मेटिव जो है हमारे कुछ एथिकल कंसर्न्स, ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाया जाए। ओके,
तो इस प्रकार से ये चल रहा इसका बैकग्राउंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म का। अब आइए समझते हैं इसके कॉजेज ऑफ द पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन। अब जैसा कि हमने इसके बैकग्राउंड को समझ लिया है तो कॉजेज समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो पहला है सोशल अनरेस्ट इन 1960s। हाँ, आपको पता है स्टूडेंट्स का काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था, काफ़ी सारे एंटी वॉर मूवमेंट्स चल रहे थे, यूएस में तो रेशियल टेंशन्स चल रहे थे। तो आप समझिए कितनी समाज में अनरेस्ट हो गई थी। तो इसके चलते हमारे यहाँ ये कहा गया कि पॉलिटिकल साइंस में क्या स्टडी कर रहे हो भैया, जब ये सोशल अनरेस्ट है ही नहीं आपके स्टडी में। तो फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया, वियतनाम वॉर, ये तो एक स्पेशल कॉज है, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है मोरालिटी का कि क्या पॉलिटिक्स में सिर्फ साइंटिफिक रीजंस होने चाहिए, मोरालिटी नहीं होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? क्या स्कॉलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये सब चीज़ों को स्टडी किया जाए पॉलिटिकल साइंस में? तो बस एक ये भी कारण बनता है। फिर सिविल राइट्स मूवमेंट, देखिए कई दफ़ा जस्टिस को लोग इग्नोर किए जा रहे थे, इक्वालिटी पॉलिटिकल साइंस में इग्नोर हो रहा था, तो इसलिए सिविल राइट्स मूवमेंट के कारण भी ये आपका पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया। फिर थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मतलब समझ जाइए कि अब जो पोवर्टी है, गरीबी है, या फिर जो उपनिवेशवाद चलता था, कॉलोनियलिज्म हो गया, जैसे अंग्रेजों के हम कॉलोनी थे, फिर कई सारे जो आपके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे, है ना, ये सब को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जाता था। ओके, वे वेस्टर्न सेंट्रिक बिहेवियरलिज्म के द्वारा। तो इसलिए ये भी एक कारण बना कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म लाया जाए। फिर इंटेलेक्चुअल डिससेटिस्फैक्शन, यहाँ पे स्कॉलर्स ने को फील हुआ ना कि पॉलिटिकल साइंस जो काफ़ी टेक्निकल, काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट और इरेलेवेंट है। तो ये जब इंटेलेक्ट में ही ये बात आ गई तो कहीं ना कहीं जब आप खुद डिससेटिस्फाइड हो गए हो तो एक बोलते हैं ना कि ग्राउंड सेट हो गया फॉर पोस्ट बिहेवियरलिज्म इनके अराइवल के लिए। तो कॉजेज क्लियर, अब हम करते हैं इसके फीचर्स को। तो देखिए फीचर्स जो है ना, डेविड एस्टर ने समराइज किया था, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है पोस्ट बिहेवियरलिज्म का, उसको 7 टेनेट्स कह के। ठीक है, तो ये 7 टेनेट्स यानी कि आप समझ लो 7 पॉइंट्स पढ़ने, 7 फीचर्स पढ़ने, एक एक करके कवर करते हैं। पहला है इसका रिलेवेंस। तो देखिए रिसर्च जो है ना, वो जो हमारा अर्जेंट सोशल या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। और अभी क्या है, पोवर्टी, इनइक्वालिटी, वायलेंस, वॉर, है ना, या फिर जो ये नहीं कि सिर्फ वोटिंग सर्वेस या एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स, ये सब से क्या कहते हैं स्कॉलर्स को स्टडी करना होगा। फिर अगला है एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड में क्या है कि पॉलिटिकल साइंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो रियलिटी है उसको डिस्क्राइब करे, बल्कि आपको कुछ एक्शन और रिफॉर्म्स भी गाइड करने हैं। नॉलेज जो है इसको यही नहीं कि व्हाट इज करके सर्व करना है, इसको एक ऐसा टूल के तौर पे यूज करना है ना जो कि सोसाइटी को इम्प्रूव करे। नेक्स्ट इज वैल्यू लोडेड। वैल्यू लोडेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फ्री साइंस को रिजेक्ट करता है ये लोग, क्योंकि बिहेवियरलिज्म में क्या था, वैल्यू फ्री साइंस था ना, सिर्फ साइंटिफिक बातें, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भैया वैल्यूज भी होने चाहिए। और नॉर्मेटिव कंसर्न्स को भी दिखाया, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सबको इसेंशियल बताया पॉलिटिकल रिसर्च के लिए। देन आफ्टर है हमारा चेंज ओरिएंटेड। चेंज ओरिएंटेड में बात होती है कि जो सोसाइटी आपको पता है कि डायनेमिक है, चेंजेबल है, तो पॉलिटिकल साइंस का कहना है कि हमें प्रोग्रेसिव चेंज लाने हैं, इसमें हेल्प करना है। नेक्स्ट वन इज रिजेक्शन ऑफ प्योर साइंटिज्म। जो साइंस अकेले पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती है, इसलिए मेथड से कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ह्यूमन की नीड्स, उसको पहले करना है। ओके, अगला है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब जब मैं डिसिप्लिन्स की बोलती हूँ ना तो आप समझ जाया करो सब्जेक्ट की बात हो, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट से ये रिलेटेड है, जैसे कि फिलोसफी, एथिक्स, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिर और भी बहुत सारे एम्पिरिकल टूल्स से ये सबको यूज़ को इनकरेज करता है ये। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, यानी कि जो स्कॉलर्स थे, है ना, ये कोई डिटैच्ड ऑब्जर्वर्स नहीं थे, बल्कि एक एंगेज सिटीजन्स के तौर पर इनको काम करना है, इनकी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये सब इसके फीचर्स हो गए। अब इसके कुछ जो प्रोमिनेंट आपके थिंकर्स या प्रोपोनेंट्स हो गए तो उनके बारे में जरा जान लें। तो पहले आ जाएंगे आपके पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो रेवोल्यूशन लाया, डेविड एस्टर, जिसको फादर ऑफ पोस्ट बिहेवियर रेवोल्यूशन कहते हैं। इन्होंने बात किया रिलेवेंस का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगले हमारे चार्ल्स लिंडब्लॉम, इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल जो साइंस है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका ओरिएंटेशन होना चाहिए। फिर ड्विट वैल्जो, इन्होंने वैल्यूज और एथिक्स को एम्फोसाइज किया पॉलिटिकल साइंस में। और एलिवेंट एंड वर्बा, इन्होंने स्ट्रेस किया कि कल्चर एंड डेवलपमेंट रिलेवेंस पे
काम किया। ओके, तो थिंकर्स एंड प्रोपोनेंट्स हो गए कंप्लीट। अब करते हैं, फिर से बता रही हूँ, बिहेवियरलिज्म का वीडियो देख लीजिएगा सो दैट कि आपको डिफरेंस करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आइए करते हैं डिफरेंशिएट, लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो अगर हम ओरिएंटेशन के व्यू से देखें, एस्पेक्ट से देखें, तो अगर बिहेवियरलिज्म में काफ़ी साइंटिफिक फैक्ट बेस्ड एम्पिरिकल है, तो वही पोस्ट बिहेवियरलिज्म में ये काफ़ी वैल्यूज़ की बातें होती है, एक्शन ओरिएंटेड है। फोकस के एस्पेक्ट से देखें तो बिहेवियर व्यू में जो है पॉलिटिकल बिहेवियर यानी कि जो वोटिंग है, एटीट्यूड है, ये सब पे फोकस किया जाता है। अब वही पोस्ट बिहेवियर व्यू की बात करें तो जो रियल इशूज है जैसे कि पॉवर्टी, वॉर, इनइक्वालिटी, ये सब पे एम्फेसाइज किया जाता है। अगर हम मेथड के एस्पेक्ट से देखें तो बिहेवियर व्यू में क्या है, क्वांटिफिकेशन, सर्वेज, स्टैटिस्टिक्स, ये सब आ जाएगा। अब वही पोस्ट बिहेवियर व्यू में आ जाएगा आपका कुछ एथिक्स प्लस इम्पेरिसिज्म। ठीक है, ये दोनों यानी कि वही साइंटिफिक वाला, ये दोनों को मिला करके बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे इंटरडिसिप्लिनरी से मेथड का यूज़ करना है। बिहेवियर का एम क्या है कि जो नॉलेज फॉर नॉलेजेस सेक, नॉलेज के खातिर नॉलेज गेन करना। वही पोस्ट बिहेवियर कहता है कि नहीं, हमें ना सोसाइटी के भले के लिए हमें नॉलेज गेन करना है। ओके, अब इसमें जो हमारे जो साइंटिस्ट रहे हैं उनका क्या रोल रहा है बिहेवियर व्यू में, तो देखिए इसमें बिहेवियर व्यू में तो डिटैच्ड ऑब्जर्वर थे, बस फैक्ट्स की बात है। इसमें इन्होंने इंगेज रिफॉर्मर के तौर पे काम किया, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए। अगर नेचर के एस्पेक्ट से देखो तो वैल्यू न्यूट्रल है, इसमें कोई वैल्यूज उतना फोकस नहीं है, बट यहाँ पे वैल्यूज को फोकस किया गया है। ओके, तो इस प्रकार से डिफरेंसेस हो गया। अब थोड़ा क्रिटिसिज्म किया जाए तो पहली बुराई है कि लॉस ऑफ साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी। तो देखिए अब ना बिहेवियरलिज्म में क्या, पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या, हम इन लोगों ने क्या किया कि जो अब साइंटिफिक वाला सिस्टम था उसको एकदम ना ही कर दिया। फिर वेग स्टैंडर्ड्स यानी कि जो रेलेवेंट है, हर स्कॉलर्स के लिए तो अलग अलग सीन हो जाएगा ना किसके लिए क्या रेलेवेंट है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। एक्सेसिव मोरलिज्म, इन लोगों ने तो ओवर एम्फोसाइज कर दिया वैल्यूज पे, इतना कर दिया कि साइंटिफिक वाला को एकदम ना के बराबर कर दिया। वेस्टर्न बायस रिमेन्स, एग्जैक्टली देखिए दो ब्रॉडर इट वॉज स्टिल शेप्ड मेनली बाय अमेरिकन और वेस्टर्न कंसर्न्स। आप तो जो कॉलोनीज हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके अकॉर्डिंगली भी तो सोचिए, तो ये अमेरिकन और वेस्टर्न कंसर्न पे ही बेस्ड है। और वैल्यूज और फैक्ट्स दोनों को बैलेंस करना बहुत ही डिफिकल्ट है ना। अब इससे क्या होगा कि किसी ना किसी की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं डोमिनेट कर जाएगी, जिसका रिस्क है। तो ये सब हो गया इससे क्रिटिसिज्म। अब हम इसका रेलेवेंस समझते हैं आज के टाइम पे, रेलेवेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म टुडे। तो पहला है कि ह्यूमन राइट्स, तो स्कॉलर्स इंगेज किए हैं विथ जस्टिस, जेंडर, माइनॉरिटी राइट्स। फिर ग्लोबल इश्यूज कुछ कुछ आजकल रेलेवेंस में देखा जाए, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, फिर माइग्रेशन को जो कि है एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे सब पढ़ा जा रहा है। डेवलपमेंट स्टडीज जिसमें कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ठीक है, इस सब पे मेजर फोकस किया जा रहा है। पब्लिक पॉलिसी स्टडीज जैसे कि जो पॉलिसी मेकिंग है कि हाँ वो सही में जो रियल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करिए कि नहीं करिए, उसको रिसर्च को इस चीज़ को लिंक करना दोनों को, तो ये इसका रेलेवेंस है आज के टाइम पे। अब हम इसका करते हैं विद कंक्लूजन पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो ये हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ना ही प्योरली बिहेवियरल है और ना ही प्योरली नॉर्मेटिव है, ये दोनों का इंटीग्रेशन है। और पोस्ट बिहेवियरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स जो है ना, ये करेक्टिव रिस्पॉन्स है। देखिए शुरू में बिहेवियरलिज्म आया, अब उसमें जो जो लिमिटेशंस था उसको सुधारने के लिए एक करेक्टिव रिस्पॉन्स के तौर पे हमारा आया बिहेवियरलिज्म। इसने जितने भी बिहेवियरलिज्म में क्या था कि ज़्यादा साइंटिफिक बातें हुई, तो इसने क्या कोशिश किया कि जो ह्यूमन वैल्यूज है, सोशल नीड्स है, इस पे एम्फसाइज किया। पोस्ट बिहेवियर ने कोशिश किया कि जो एथिकल, नॉर्मेटिव, एक्शन ओरिएंटेड डायमेंशंस पे काम किया जाए। और वहीं आपका ऐसा भी कहा गया था, नॉट ओनली टू स्टडी द वर्ल्ड एज इट इज बट ऑल्सो टू वर्क फॉर द वर्ल्ड एज इट ऑट टू बी। यानी कि ऐसा नहीं है कि बस आपको साइंटिफिक स्टडी करना है, बल्कि दुनिया को कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, यानी कि नॉर्म्स की भी बातें हमें करनी चाहिए। ऐसा कहा डेविड ईस्टर ने पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में। और इस प्रकार से जो पोस्ट बिहेवियरल व्यू है वो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे साइंस और एथिक्स दोनों को सिंथेसाइज करके पॉलिटिकल साइंस को इंश्योर किया गया कि दोनों ही रिलेवेंट भी रहे, रिस्पॉन्सिबल भी रहे, ताकि जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज है उसके चैलेंजेस को सॉल्व किया जा सके, एड्रेस किया जा सके।
So with this, thank you guys for watching my video. If you really like the video, then please do like, and have any queries or suggestions, then drop it down in the comment box. और चैनल को करें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कर दीजिए प्रेस, सो दैट कि जो मैं आगे आगे वीडियोस बनाऊंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए. टिल दैट, टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय.